नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ, जहां वाराणसी में अमित शाह का दौरा आज रहने वाला है। 23 जून को शाम को वाराणसी पहुंचेंगे शाह और 24 जून को सेंट्रल जोनल काउंसिल में बैठक में शामिल होंगे। बैठक में 4 राज्यों के सीएम शामिल रहेंगे। यूपी, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, एमपी के सीएम शामिल होंगे। गृह मंत्री शाह की अध्यक्षता में बैठक होने वाली है, यानी काफी अहम ये बैठक रहेगी, जिसमें 4 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। और 23 जून को वाराणसी जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। आपको बता दें कि अगले ही दिन यानी 24 जून को सेंट्रल जोनल काउंसिलिंग बैठक की अध्यक्षता करेंगे और इस बैठक में 4 राज्यों के सीएम मौजूद रहने वाले हैं और सभी सीएम की मौजूदगी में अमित शाह जो है इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे। और इस बैठक में क्या कुछ अहम फैसले लिए जाएंगे, देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। और जिस तरीके से फिलहाल सामने आया है कि 23 जून का समय मुकम्मल किया गया जब वाराणसी पहुंचेंगे और 24 जून यानी अगले ही दिन सेंट्रल जोनल काउंसिलिंग बैठक की अध्यक्षता अमित शाह की ओर से की जाएगी। तो वाराणसी अमित शाह का आगमन होगा, 23 जून को उनका आगमन होगा और उनके आने को लेकर तैयारियां जो है अभी से वहां पर शुरू हो गई हैं। सुरक्षा से लेकर तमाम पहलुओं पर फिलहाल तैयारियां वहां पर चल रही है, क्योंकि 23 जून के अगले ही दिन यानी 24 जून को एक बैठक भी होने वाली है। सेंट्रल जोनल काउंसिलिंग बैठक होने वाली है, जिसकी अध्यक्षता खुद अमित शाह करते हुए नजर आएंगे। और इस बैठक में 4 राज्यों के मुख्यमंत्री जो है वो भी शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश, इसी के साथ उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के सीएम इसमें शामिल होने वाले हैं। और सभी सीएम की मौजूदगी में इस बैठक में क्या कुछ बड़े फैसले लिए जाएंगे, देखना महत्वपूर्ण होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का आज तीसरा दिन रहा और इस दौरान उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और मंदिर परिसर में घूमते समय बच्चों से मिलकर उन्हें चॉकलेट भी भेंट की। मुख्यमंत्री का ये स्नेहपूर्ण जेस्चर बच्चों और आमजन के बीच चर्चा का विषय बना रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दर्शन कार्यक्रम का भी आयोजन किया, जहां दूर दूर से आए सैकड़ों लोगों ने अपनी समस्याएं उनके सामने रखी। सीएम योगी ने हर एक फरियादी की बात को गंभीरता से सुना और मौके पर मौजूद अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश भी जारी किए। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बीजेपी नेता बृजभूषण सिंह का बयान सामने आया है और अपने बयान में राहुल गांधी पर हमला उन्होंने बोला है। राहुल गांधी की पुरानी आदत है, ये कहा गया है उनकी ओर से, राहुल गांधी महज ढोल पीटते हैं, ये बृजभूषण की ओर से कहा गया। उन्हें ना तो चुनाव आयोग, न्यायपालिका पर भरोसा है। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से कांग्रेस जो है चुनाव आयोग पर हर बार ठीकरा फोड़ती हुई नजर आती है, तो उसको लेकर उनका बयान सामने और बीजेपी नेता और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर एक तीखा हमला बोला है। बृजभूषण सिंह ने कहा कि राहुल गांधी की आदत पुरानी है, वो सिर्फ ढोल पीटते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल को ना तो चुनाव आयोग पर भरोसा है और ना ही न्यायपालिका पर। बृजभूषण के इस बयान को लेकर राजनीतिक हलकों में बयानबाजी अब तेज हो गई है और ये बयान जो है इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि बृजभूषण सिंह ने सीधे तौर पर जो इल्जाम राहुल गांधी की ओर से चुनाव आयोग पर लगाए जाते हैं उस पर निशाना साधा है और कहा है कि राहुल गांधी महज ढोल पीटते हैं, ना तो उन्हें चुनाव आयोग पर भरोसा है और ना ही न्यायपालिका पर। ना बूढ़ा हुआ हो, न रिटायर हुआ हो, न बूढ़ा हुआ हो, न रिटायर हुआ हो। पहले जितना आपके बीच में रहता था उससे दूना आपके बीच में रहूंगा, आपके सुख दुख में साथ रहूंगा और दूनी ताकत के साथ काम करूंगा, दूनी ताकत के साथ काम करूंगा। मैंने एक नारा दिया था, स्वस्थ गोंडा, साक्षा देवी पाटन मंडल, हरा भरा देवी पाटन मंडल। अभी बहुत कुछ करने को बाकी है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, वाराणसी बड़ा गांव में हॉस्पिटल सील किया गया है। वाराणसी में आशा हॉस्पिटल सील किया गया है, खबर सामने आई। बिना रजिस्ट्रेशन हॉस्पिटल पर कार्रवाई की गई है, जहां पर हॉस्पिटल ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया हुआ था और इसी पर कार्रवाई की गई। मंत्री सुरेश खन्ना के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है और आयुष्मान योजना में
फर्जीवाड़ा भी इसके जरिए उजागर हुआ है। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी ने इसकी जांच की। संचालक पर मुकदमा दर्ज करने के निर्देश अब जारी कर दिए गए हैं। फर्जी हॉस्पिटल पर प्रशासन की सख्ती अब देखने को मिल रही है। बिना पंजीयन ये हॉस्पिटल चलाया जा रहा था, बिना रजिस्ट्रेशन के हॉस्पिटल चल रहा था और इसी पर अब जो है कार्रवाई की गई है। और वाराणसी के बड़ा गांव क्षेत्र में बिना पंजीयन चल रहे आशा हॉस्पिटल को प्रशासन ने अब सील कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री सुरेश खन्ना के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। अस्पताल पर आयुष्मान कार्ड के नाम पर अवैध वसूली की शिकायतें भी मिली थी। बता दें कि प्रभारी चिकित्सा अधिकारी ने जांच के बाद हॉस्पिटल को सील किया है, तो वहीं संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के भी निर्देश जारी किए गए हैं। प्रशासन ने फर्जी हॉस्पिटलों पर सख्ती के संकेत अब दिए हैं और आने वाले समय में भी इस तरीके से कार्रवाई जो है देखने को मिलेगी। रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। अगर कोई भी हॉस्पिटल ऐसा पाया जाता है जिसने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और इसकी कवायद जो है शुरू हो चुकी है। जहां आयुष्मान कार्ड पर वसूली इस हॉस्पिटल में की जा रही थी, बिना रजिस्ट्रेशन हॉस्पिटल पर कार्रवाई अब की गई है और मंत्री के निर्देश पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। बड़ा गांव में यह आशा हॉस्पिटल सील किया गया है, यानी कवायद अब सख्ती की शुरू हो चुकी है और आने वाले समय में इसी तरीके सख्त कार्रवाई देखने को मिलेगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। असुरक्षित माहौल महिलाओं बेटियों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बन गया है। आए दिन अखबारों में देखने और सुनने को मिलता है कि छोटी छोटी बेटियों के साथ, बहनों के साथ, महिलाओं के साथ अन्याय होता जा रहा है और सरकार जो कहती थी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है उनकी, लॉ एंड ऑर्डर की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी उनकी जीरो हो गई है और सही तरीके से काम न करने की वजह से जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की पुलिस से पॉलिटिकल काम कराएगी, लोगों पर झूठा मुकदमा लगाएगी, पॉलिटिकल लोगों को दबाने का काम करेगी, पॉलिटिकल लोगों पर, विपक्षी दलों के नेताओं पर झूठे मुकदमे लगाएंगे और पुलिस जब चुनाव जिताने का काम करेंगे, उनसे पॉलिटिकल काम कराएंगे तो उनसे लॉ एंड ऑर्डर की उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरे पुलिस प्रशासन से पॉलिटिकल लाभ लेना चाहती है। न्याय दिलाकर के नहीं, उनसे पॉलिटिकल गेन कैसे होगा, झूठे मुकदमे कैसे लगेंगे, चुनाव कैसे पुलिस जिताएगी, तो फिर पुलिस पुलिसिंग नहीं करेगी, वो अपना इंतजाम भी करेगी। और उसी का परिणाम यह है कि उत्तर प्रदेश के जो सरकार के आंकड़े हैं, जबकि आंकड़े छिपाए हैं उसके बाद भी सबसे ज्यादा महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न, अन्याय और उनका शोषण अगर किसी सरकार में सबसे ज्यादा हो रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी से, इनकी सरकार में। और इधर देखने को भी मिला है कि भारतीय जनता पार्टी से महिलाओं ने दूरियां भी कर ली। जो समाजवादी सरकार में अच्छी योजनाएं चल रही थी, उन योजनाओं को तोड़ मरोड़ के अपने पॉलिटिकल लाभ के लिए दूसरे तरह से योजनाएं चला रहे हैं। इसलिए आज महिला संगठन में हम सब मिलकर के फैसला लेते हैं कि आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनेगी, स्त्री सम्मान समृद्धि योजना लागू कर करके अपने स्त्रियां, महिलाएं और संगठन से जोड़ करके तमाम उत्तर प्रदेश की गरीब महिलाओं की मदद करने का काम। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मुफ्ती शहाबुद्दीन ने सरकार की सराहना की है, जहां पर भारत ने ईरान से छात्रों को लौटाया है और भारत ने जिम्मेदारी से अपना दायित्व निभाया है। ईरान में फंसे छात्रों की सुरक्षित वापसी भारत की ओर से की गई है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने इसका आभार भी जताया है, क्योंकि जो भारतीय छात्र फंसे हुए थे वहां पर उनको निकालने का काम भारत ने किया है और विमान के जरिए सभी छात्रों को सुरक्षित इवैक्यूएट वहां से किया गया है। और भारत लौटने के बाद जो तस्वीरें सामने आई हैं, लगातार छात्र भी इसको लेकर जो है शुक्रिया अदा करते हुए नजर आए और उन्होंने इस बात को कहा कि हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं, क्योंकि भारत सरकार ने जिस तरीके से दायित्व निभाया है इसकी सराहना हर ओर की जा रही है। और भारत ने अपने सभी छात्रों को सुरक्षित जो है भारत
वापस वो लेकर आए हैं ईरान से। ईरान और इजराइल के बीच जारी युद्ध में अब अमेरिका भी खुलकर शामिल हो चुका है। हाल ही में अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर हमला किया, जिसके जवाब में ईरान ने इजराइल पर 30 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। वहीं इस युद्ध को लेकर जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी यतेंद्रानंद गिरी का बयान सामने आया है। क्या कुछ उनकी ओर से कहा गया है, सुनवाते हैं। और ये जो युद्ध है, ये वो कहते हैं कि जब बीज बोए बबूल के तो आम कहाँ से पाए। ये जितने देश हैं, चाहे मिडिल ईस्ट के हों, चाहे वो अमेरिका रूस आदि हो, इन्होंने जो बीज बोए हैं, इन्होंने सदैव देशों को लड़ाया है और देशों के अंदर आतंक को पैदा किया है। इन्होंने आतंकी संगठनों को पैदा करा। इन्हीं की देन है अलकायदा, इन्हीं की देन है जैसे मोहम्मद जैसे संगठन। तो आज जब वो नाग उन्हें खुद डस रहे हैं, तो आज वो मजबूर है। और बहुत अच्छा है कि जो फसल उन्होंने काटी बोई थी, आज उन्हें काटनी पड़ रही है। और ये कोई देशों की लड़ाई नहीं है, ये मानवता और आतंकवाद के बीच की लड़ाई है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, अयोध्या में सुरक्षा पर बड़ा निवेश देखने को मिला है। सुरक्षा के लिए हाईटेक भवन तैयार है। राम मंदिर परिसर में सुरक्षा भवन 22 करोड़ से बनेगा। आधुनिक भवन और सुरक्षा कर्मियों के लिए 150 कमरे यहां पर होंगे। मंदिर परिसर में ट्रांजिट हॉस्टल का निर्माण भी होगा। सुरक्षा के लिए ये नया भवन बनाया जा रहा है। मेस स्टोर समेत सभी सुविधाओं से लैस होने वाला है। भवन का फिनिशिंग काम फिलहाल जारी है। अयोध्या में राम मंदिर परिसर की सुरक्षा को लेकर बड़ा निवेश किया जा रहा है। परिसर में 22 करोड़ रुपए की लागत से हाईटेक आवासीय भवन तैयार किया जा रहा है और इसमें सुरक्षा कर्मियों के लिए 150 कमरे होंगे। ट्रांजिट हॉस्टल इसमें होगा। मेस और स्टोर जैसी तमाम सुविधाओं से लैस होने वाला है। भवन का फिनिशिंग वर्क तेजी से जारी है और माना जा रहा है कि ये संरचना मंदिर परिसर की सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत बनाने का काम करेगी। सुरक्षा के लिए अब नया भवन यहां पर बनाया जा रहा है। तमाम आधुनिक सुविधाओं से लैस ये भवन होने वाला है। तो अयोध्या में सुरक्षा पर बड़ा निवेश देखने को मिला है, जहां पर एक नया भवन बनाया जा रहा है। मंदिर परिसर में हाईटेक भवन तैयार किया जा रहा है और इसका फिनिशिंग का काम अभी चल रहा है और इसकी खूबियां भी सामने आई हैं, जहां पर सुरक्षा कर्मियों के लिए 150 कमरे इसमें होंगे। मेस इसमें होगा। ट्रांजिट हॉस्टल भी इसमें मौजूद रहेगा। यानी तमाम सुविधाओं से लैस होने वाला है मंदिर परिसर में। ये हाईटेक भवन लगभग बनकर तैयार है और फिनिशिंग का काम फिलहाल जारी है। घोसी लोकसभा में सपा सांसद राजीव राय ने अपने क्षेत्र का दौरा किया, जहां उनका स्वागत समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर किया गया। बता दें कि उन्हें भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के हमले के बाद कई देशों में प्रतिनिधि के रूप में भेजा गया था। वहीं इस मौके पर सपा सांसद राजीव राय ने कहा कि मैं हमेशा चुनाव प्रचार में कहता था कि वह हमारी गौरवशाली परंपरा शायद कहीं खो गई है। आप लोगों का आशीर्वाद आपके भाई और बेटे को मिलेगा तो दिल्ली के सदन में एक बार और आपकी आवाज गूंजेगी। मैं अपने मालिकों का आभारी हूं कि उन्होंने प्रचंड बहुमत से मुझे भेजा है। दिल्ली ही नहीं, दुनिया के कई पार्लियामेंट में आपकी आवाज गूंजी है। सभी ने आपके सांसद को सराहा भी है। उनको पता, आपकी पीढ़ी में तो कोई किसी ने अपने सांसद को शायद देखा भी नहीं होगा। एक क्रांतिकारी धरती के सांसद, आज़ादी से लेकर स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी तक जो भी थे, राष्ट्रीय नेता थे। जब वो बोलते थे तो देश में आवाज़ गूंजती थी। मैं हमेशा कहा करता था चुनाव प्रचार में कि वो हमारी गौरवशाली परंपरा कहीं खो गई है। आप लोगों का आशीर्वाद आपके भाई और बेटे को मिलेगा तो दिल्ली के सदन में एक बार और आवाज़ आपकी गूंजेगी और पूरा देश सुनेगा। मैं अपने मालिकों का आभारी हूँ। उन्होंने इतना प्रचंड बहुमत से मुझे भेजा कि दिल्ली ही नहीं, दुनिया के कई पार्लियामेंट में आपकी आवाज़ गूंजी और सबने आपके सांसद को सराहा। मुझे लगता है कि जिस उम्मीद भरोसे के साथ घोसी के मालिकों ने मुझे आशीर्वाद दिया, उस पर खरा उतरने का पूरा ईमानदारी से प्रयास किया हूँ और कर रहा हूँ।
और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें गोरखपुर से, जहां एम्स का पहला दीक्षांत समारोह 30 जून को आयोजित होगा। ये बड़ी खबर आ रही है सामने, जहां एमबीबीएस और एमएससी नर्सिंग बैच को डिग्री इसमें दी जाएगी। 2019 बैच के छात्रों को इसमें सम्मान दिया जाएगा। मेडिसिन, सर्जरी समेत टॉपर्स का सम्मान होगा। चरक शपथ के साथ सेवा यात्रा की शुरुआत होगी और सामूहिक फोटो से यादगार दीक्षांत समारोह ये बनेगा। गोरखपुर में एम्स में इतिहास रचने जा रहा है, जहां पर पहला दीक्षांत समारोह 30 जून को आयोजित होने जा रहा है। और इस समारोह में 2019 बैच के एमबीबीएस और एमएससी नर्सिंग के छात्रों को डिग्रियां वितरित की जाएंगी। मेडिसिन, सर्जरी, बाल रोग और स्त्री रोग में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले टॉपर्स का भी सम्मान इसमें किया जाएगा। छात्रों द्वारा चरक शपथ के साथ सेवा यात्रा की शुरुआत की जाएगी और सामूहिक फोटो से ये दीक्षा समारोह और ज्यादा यादगार बन जाएगा। उसने अपना कोर्स कंप्लीट कर दिया है और इंटर्नशिप भी कंप्लीट कर दी है। कॉन्वोकेशन हम कोशिश करेंगे कि हम जल्दी से जल्दी कर पाएँ। हमारे पास पीजी कोर्सेज भी चल रहे हैं, सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज डीएम्स हैं 4 सब्जेक्ट्स में, न्यूनेटोलॉजी, पल्मोनरी मेडिसिन, साइकेट्री और पेन मेडिसिन में। इसके अलावा हम बीएससी में 60 स्टूडेंट्स हर साल लेते हैं और नर्सिंग में 10 स्टूडेंट्स हर साल लेते हैं। और इसके अलावा एलाइड हेल्थ साइंसेज में हमारे पास टेक्नीशियंस के लिए भी ट्रेनिंग कोर्सेज हैं, ओटी है, लैब है, रेडियोलॉजी है, टेक्नीशियंस हैं। 30 हमें सीट्स अभी मिली हैं। और अगर आप देखें आज के दिन में तो हमारे पास 725 मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, 120 पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट्स हैं और 212 नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं और 80। और इस बीच लखनऊ से एक बड़ी खबर आपको बता दें, हाईटेक होगा एलडीए डेटा, जहां पर एलडीए के सभी नक्शे अब डिजिटल किए जाएंगे। पुराने नक्शे के लिए अब नहीं लोगों को भटकना पड़ेगा और 1600 कॉलोनियों के नक्शों का डिजिटलीकरण किया जाएगा। प्लॉट मकान की खरीद में फ्रॉड अब जो है कम होता हुआ नजर आएगा। एलडीए यानी कि लखनऊ में जो प्राधिकरण है, विकास प्राधिकरण, उनकी ओर से ये अहम फैसला लिया गया है, जहां नक्शों का डिजिटलीकरण यहां पर किया जाएगा। हाईटेक होता हुआ अब लखनऊ विकास प्राधिकरण नजर आएगा। सभी नक्शों को डिजिटल किया जाएगा और पुराने नक्शे के लिए अब लोगों को भटकना नहीं होगा। यानी ये डिजिटल होने के जरिए लोगों के लिए काफी ज्यादा आसान यहां पर काम हो जाएगा और डिजिटल होने के साथ ही यहां पर लोगों के लिए भी सुविधा बढ़ती हुई नजर आएगी। लोगों को पुराने नक्शे के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। कालिंदी विहार क्षेत्र में सड़क बंद किए जाने और खराब व्यवस्थाओं के चलते स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। इलाके की मुख्य सड़क पर बड़े गड्ढे होने और बिना पूर्व सूचना के मार्ग बंद किए जाने से आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना भी करना पड़ा है। सड़क बंद होने से स्कूल जाने वाले बच्चों, ऑफिस जाने वालों और मरीजों को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना इस समय करना पड़ा है। स्थिति से नाराज होकर लोगों ने नगर निगम अधिकारियों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है और जमकर नारेबाजी भी की गई है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि कई बार शिकायत के बावजूद नगर निगम सड़क की मरम्मत नहीं करवा रहा है और अब बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के सड़क को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। ये आरबी डिग्री कॉलेज के बगल में रास्ता जो जाता है, उस रास्ते को नगर निगम के ठेकेदार के द्वारा उसको बंद कर दिया गया, यानी खुदाई करके छोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से वो रास्ता पूरी तरीके से ब्लॉक है और वहाँ आने जाने वालों को जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उसके अलावा वहाँ किसी जनहानि होने की भी आशंका है। बगल में मकान है, उसको भी गिरने की आशंका, ढहने की आशंका है। इसको ध्यान में रखते हुए पीछे जो जनता रहती है, 10,000 से अधिक की आबादी है, लाखों लोग पीछे रहते हैं, उनको समस्या को ध्यान में रखते हुए समस्या की वजह से जनता ने उग्र रूप धारण किया और आज रोड जाम करने का कार्य किया। जहाँ पे ये नाला खुदा हुआ है उसके जस्ट बराबर से हमारा ऑफिस है। उसके अलावा 4-5 दुकानें भी हैं। उन दुकानों पे इस समय कोई ग्राहक नहीं आ रहा है, कैसा भी काम नहीं चल रहा है और जनता को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है आने जाने में। खबर बागपत से है, जहां जिले के पाली क्षेत्र में जीएसटी विभाग की टीम पर फैक्ट्री छापेमारी के दौरान हमला कर दिया गया। मामला बतासा बनाने वाली एक फैक्ट्री से जुड़ा है, जहां छापेमारी के लिए पहुंची जीएसटी टीम को विरोध का सामना करना पड़ा। आरोप है कि फैक्ट्री मालिक सुनील ने न केवल टीम पर हमला किया, बल्कि साथ आए सिपाही मोहित के साथ मारपीट भी की और उसकी वर्दी भी फाड़ दी। घटना के बाद फैक्ट्री मालिक मौके से फरार हो गया। फैक्ट्री में ताला लगाकर भाग निकला। पुलिस जब तक पहुंची तब तक आरोपी वहां से गायब हो चुका था। फिलहाल आरोपी की तलाश जारी है।
तो बागपत में जीएसटी टीम पर हमला करने की खबर सामने आई है, जहां पर एक बतासा फैक्ट्री में कार्रवाई करने के लिए जीएसटी टीम जब वहां पर पहुंचती है तो मालिक की ओर से उन पर जो है हमला कर दिया जाता है। जो साथ में सिपाही आते हैं उन पर भी हमला किया गया और हमला कुछ इस कदर किया गया है कि सिपाही की वर्दी भी फाड़ दी जाती है। फिलहाल आरोपी फरार चल रहा है, उसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। गोरखपुर के रामगढ़ ताल क्षेत्र में स्थित फ्लोट क्रूज के पास उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब आधा दर्जन मनबड़ युवकों ने एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। घटना के दौरान वहां मौजूद बाउंसर तमाशबीन बने रहे और किसी ने बीच बचाव की कोशिश तक नहीं की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामले में तत्परता दिखाते हुए एसएचओ ने 2 युवकों को हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। हो रहा है जहां पर कई युवकों ने जमकर मार पिटाई की है एक युवक की। फिलहाल पुलिस की ओर से इस मामले में संज्ञान लिया गया और कार्रवाई जारी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौसम ने राहत भरा रुख अपनाया है। शहर के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है, जिससे उमस और गर्मी से जो लोग परेशान थे उन्हें बड़ी राहत मिली है। बता दें कि हजरतगंज, आलमबाग, चारबाग, गोमती नगर और इसी के साथ अलीगंज और इंदिरा नगर समेत कई इलाकों में बारिश हुई है, जिससे तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। मौसम खुशनुमा हो गया है। मौसम विभाग ने लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों में आगामी 24 घंटे के भीतर और बारिश होने की संभावना जताई है। खबर ललितपुर से है, जहां जिले की तालबेहट तहसील क्षेत्र के स्टेशन रोड पर स्थित निर्माणाधीन पुल तेज पानी के बहाव में बह गया, जिससे क्षेत्र का यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया। लगातार हो रही बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं और स्थिति गंभीर बनी हुई है। स्थानीय लोगों के अनुसार पुल का निर्माण कार्य अभी अधूरा था और बारिश के चलते बहाव इतना तेज हो गया कि अधूरा स्ट्रक्चर पानी में समा गया। इससे आवागमन पूरी तरह से यहाँ पर रुक गया है और लोगों को वैकल्पिक मार्ग से आवाजाही करनी पड़ रही है। प्रशासन और सिंचाई विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। साथ ही यातायात को नियंत्रित करने और वैकल्पिक व्यवस्था बनाए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो तेज बहाव में निर्माणाधीन पुल जो है वो बह गया, जिसके चलते लोगों को अब भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आवागमन यहाँ पर पूरी तरह से बाधित हो गया है और वैकल्पिक मार्ग से यहाँ पर लोग आवाजाही कर रहे हैं। और फिलहाल नुकसान का आकलन प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। मौके पर प्रशासन जो है मुस्तैद है और कितना नुकसान इसमें हुआ है इसका आकलन फिलहाल किया जा रहा है। और बताया ये गया है कि इस पुल का काम जो है यहाँ पर चल रहा था, निर्माणाधीन ये पुल था और जैसे ही यहाँ पर बारिश होती है तो ये पानी में हरदोई जिले में पानी से भरे गड्ढे में डूबने से 3 साल के मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि हादसे के बाद पूरे इलाके में मातम पसरा है। सूचना मिलते ही जिला प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना का संज्ञान लिया है। दर्दनाक हादसे को लेकर उनकी ओर से आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं अधिकारियों को। सीएम ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद देने का आश्वासन भी दिया है। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया और शासकीय सहायता जल्द उपलब्ध कराने का आश्वासन भी दिया गया है। प्रशासन की ओर से मामले की जांच शुरू कर दी गई है। हरदोई से खबर है, जहां पर गड्ढे में डूबने से 3 बच्चों की दर्दनाक मौत यहां पर हो गई है और फिलहाल पुलिस की ओर से इस पूरे मामले में संज्ञान लिया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस घटना का संज्ञान लिया है। उनकी ओर से अधिकारियों को तमाम दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। हर संभव मदद देने का आश्वासन भी उनकी ओर से दिया गया है। और इस बीच रुक रहे हैं, एक और छोटे से ब्रेक के लिए लौटेंगे कुछ ही देर में।